हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारी न्यू वीडियो में। पहले वाली वीडियो में हम 7 चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं, उसकी हमने 3 एक्सरसाइज कर ली हैं। अब हम चैप्टर 8 को करेंगे। चैप्टर 8 का नाम है एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस टू ए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ये हमारा इस चैप्टर का नाम है, लीनियर इक्वेशंस पे बेस्ड है ये चैप्टर। तो इसका हम इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं पहले, फिर हम एक्सरसाइज 8.1 को करेंगे। तो इंट्रोडक्शन में हमारे पास फर्स्ट है होमोजीनियस। किसी भी इक्वेशन को हम होमोजीनियस इक्वेशन कब बोलते हैं? ए होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज ए सिस्टम वेयर द मैट्रिक्स फॉर्म इज ए एक्स इक्वल टू 0 वेयर 0 इज ए 0 कॉलम मैट्रिक्स। कोई भी मैट्रिक्स जो कि इस टाइप से हमें गिवन हो कि ए की एक्स के साथ मल्टीप्लाई करे और वो 0 को इक्वल आ जाए, उसको हम होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन बोलेंगे। होमोजीनियस क्या होगा? जिसमें ए एक्स 0 के इक्वल हो। और नॉन होमोजीनियस क्या होगा? जब ए एक्स 0 के इक्वल न हो, मतलब कि यहाँ पे 0 कॉलम ना आए, 0 कॉलम की जगह पे हमें और कॉलम दिया गया हो। ऑन द राइट साइड ऑफ द इक्वल साइन इन ए सिस्टम ऑफ इक्वेशन नॉन जीरो वेक्टर होना चाहिए। ये हमारा यहाँ पे जो हमारा 0 कॉलम है, ए एक्स इक्वल टू 0 होगा तो वो सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या होगा? होमोजीनियस इक्वेशन होगा। और ए एक्स अगर नॉन जीरो कॉलम के इक्वल होगा तो वो सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या होगा? नॉन होमोजीनियस होगा। नेक्स्ट हमारा ट्रिवियल सॉल्यूशन क्या है? ट्रिवियल और नॉन ट्रिवियल, होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस पे ही बेस्ड है। ट्रिवियल क्या है? होमोजीनियस इक्वेशन है जिसमें ए एक्स इक्वल टू 0। यहाँ पे हम अगर एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालेंगे तो एक्स हमारा 0 के इक्वल आएगा, तो इसको हम ट्रिवियल सॉल्यूशन बोलेंगे। और अगर ये कॉलम यहाँ पे नॉन जीरो कॉलम हो तो वहाँ पे जो एक्स वाई जेड है उनकी वैल्यू क्या आएगी? नॉन जीरो आएंगी। नॉन जीरो आएंगी तो उसको हम नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन बोलेंगे। A non-trivial solution is a solution to an equation or system of equation where at least one variable has a non-zero value। कम से कम एक वेरिएबल ऐसा होना चाहिए। मान लिया कि हमें जो इक्वेशंस थी ये एक्स वाई जेड में गिवन थी, तो एक्स वाई जेड में से हमारे पास कम से कम एक वेरिएबल ऐसा होना चाहिए कि जिसकी वैल्यू नॉन ज़ीरो आए, ज़ीरो न आए। अगर हमारे पास एक ऐसा हो जाता तो वो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है। और अगर तीनों की वैल्यू एक्स वाई जेड, तीनों की वैल्यू हमारी 0 आ रही है तो वो क्या होगा? ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा उसका। नेक्स्ट हमारी 8.1 में जो हमें सबसे ज़्यादा यूज़ करने की वो है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को हम कैसे लिखते हैं? द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय जॉइनिंग द कॉलम्स ऑफ मैट्रिसेस ए एंड बी इज कॉल्ड द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। जो मैट्रिक्स ऑब्टेन करी जाती है एक मैट्रिक्स ए और बी के कॉलम्स को ज्वाइन करके, उसको हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बोलेंगे। ए में जितने भी कॉलम हैं और बी में जितने भी कॉलम हैं उनको ज्वाइन करके जो मैट्रिक्स लिखी जाएगी उसको हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बोलेंगे। इसको कैसे डिनोट किया जाता है? इट इज़ डिनोटेड एज ए ऑगमेंटेड बी। मतलब पहले हम मैट्रिक्स का ये सिंबल बनाएंगे, फिर इसके अंदर हम ए मैट्रिक्स को लिखेंगे, फिर ये जो ये कोलन वाला सिंबल है इसको लगा के हम बी मैट्रिक्स लिखेंगे, तो वो हो जाएगी हमारी ए ऑगमेंटेड बी मैट्रिक्स। नेक्स्ट है कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। किसी भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन को हम कंसिस्टेंट कब बोलेंगे और इनकंसिस्टेंट कब बोलेंगे? System of equations ax equal to b is said to be consistent if it has at least one solution। कम से कम अगर इसका एक सॉल्यूशन हो तो हम इसको कंसिस्टेंट बोलेंगे। या हम ये कह सकते हैं कि किसी भी इक्वेशन के अगर यूनिक सॉल्यूशन हो और इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो तो उसको हम कंसिस्टेंट सिस्टम बोलेंगे। और इनकंसिस्टेंट सिस्टम क्या होगा? जब नो सॉल्यूशन हो, कि एक्स वाई जेड की कोई वैल्यू न निकलती हो, उसको हम बोलेंगे इनकंसिस्टेंट। और एक्स वाई जेड की वैल्यू अगर इनफाइनाइट हो या फिर यूनिक हो, उसको हम बोलेंगे कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन। नेक्स्ट वर्किंग रूल क्या है जो हम 8.1 में सम करेंगे? उनके लिए हमें इन तीनों जो ये थ्योरम्स लिखी गई हैं इनको ध्यान रखना है। ये 8.1 एक्सरसाइज की मेन थ्योरम है। यहाँ पे पी ए क्या है? जो हमारा 7 चैप्टर में आया था, पी ए किसको डिनोट करता था? रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए। हमने ए ऑगमेंटेड बी एक मैट्रिक्स लिखी थी। अगर रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए ऑगमेंटेड बी के इक्वल नहीं है तो वहाँ पे सिस्टम क्या होगा? इनकंसिस्टेंट होगा। इनकंसिस्टेंट में क्या था? नो सॉल्यूशन होगा। अगर एक मैट्रिक्स की रैंक ए ऑगमेंटेड बी के इक्वल नहीं आ रही तो वहाँ पे कोई सॉल्यूशन हम नहीं निकाल सकते।
नेक्स्ट है कि इफ़ पी ए, अगर रैंक है ए मैट्रिक्स की वो ए ऑगमेंटेड बी के इक्वल आ रही है और एन के इक्वल आ रही है। एन यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स इन दिस सिस्टम, कितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स थे। जैसे हमारे एक्स वाई जेड थे तो यहाँ पे नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने थे, 3 थे। अगर इसकी रैंक 3 आ रही है, रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स भी 3 है, रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी भी 3 है और नंबर ऑफ वेरिएबल्स तो हमारे 3 है। मतलब कहने का मतलब है कि नंबर ऑफ वेरिएबल्स के इक्वल इन दोनों की अगर रैंक आ जाए तो वहाँ पे होगा यूनिक सॉल्यूशन। और अगर रैंक इक्वल है ए मैट्रिक्स की और ए ऑगमेंटेड बी मैट्रिक्स की रैंक इक्वल है लेकिन वो एन से लेस है, एन क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ वेरिएबल्स, अगर वो नंबर ऑफ वेरिएबल्स से लेस हैं तो वहाँ पे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। अगर रैंक नॉट इक्वल है ए और ए ऑगमेंटेड बी की तो नो सॉल्यूशन, और अगर दोनों की इक्वल है और नंबर ऑफ वेरिएबल्स के भी इक्वल है तो यूनिक सॉल्यूशन, और नंबर ऑफ वेरिएबल्स से लेस है वैसे दोनों की इक्वल है तो वहाँ पे कितने सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। अब हम एक्सरसाइज 8.1 के फर्स्ट सम को करते हैं जहाँ से आपको ए ऑगमेंटेड बी आसानी से समझ में आ जाएगा कि क्या है। यहाँ से हम मैट्रिक्स बनाएंगे, हमें 3 इक्वेशंस गिवन है, x प्लस 2y माइनस जेड इक्वल टू 3, 3x माइनस वाई प्लस 2z इक्वल टू 1, 2x माइनस 2y प्लस 3z इक्वल टू 2। यहाँ पे हमें ये 3 इक्वेशंस गिवन है। हमें क्या शो करना है, शो डेट द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट एंड सॉल्व इट। हमें ये दर्शाना है कि जो ये फॉलोइंग सिस्टम है इक्वेशंस का ये कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट कब होगा, या तो इसके यूनिक सॉल्यूशन हो या इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो, और हमें इसको सोल्व करना है, मतलब हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू लेके आनी है। तो पहले हम ए मैट्रिक्स लिखेंगे। ए मैट्रिक्स कौन सी होती है, जो एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट्स हैं इनकी हेल्प से हम बनाएंगे। तो फर्स्ट रो हो जाएगी हमारी 1 2 -1, सेकेंड रो हो जाएगी 3 -1 2 और थर्ड रो हो जाएगी 2 -2 3। अब एक्स मैट्रिक्स कौन सी होगी, जितने भी इसमें वेरिएबल्स हैं उसको हम लिखेंगे यहाँ पे। तो एक्स वाई जेड, ये तो आप 12th क्लास में भी पढ़ चुके हैं। और बी मैट्रिक्स क्या होती है, जो हमें इक्वल टू इक्वेशंस के इक्वल दिया गया उनके हेल्प से बनाते हैं हम। 3 1 2 ये हमारी बी मैट्रिक्स हो गई। अब हमें क्या लिखना है, ए ऑगमेंटेड बी मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स क्या थी, 1 2 -1 ये वाली थी, और बी मैट्रिक्स ये थी। इनको हम इकट्ठा लिखेंगे तो उसको हम बोलेंगे ए ऑगमेंटेड बी मैट्रिक्स। पहले हमने ए मैट्रिक्स लिख ली, फर्स्ट रो 1 2 -1, सेकेंड रो 3 -1 2 और थर्ड रो 2 -2 3। अब हम कॉलम का यूज़ करके बी मैट्रिक्स को लिखेंगे। बी मैट्रिक्स क्या थी, 3 1 2, यहाँ पे हमने इसको लिख दिया। अब हम ऑपरेशंस का यूज़ करेंगे और इसको सिंपल बनाने की कोशिश करेंगे। सिंपल मतलब कैसे बनाएंगे कि ये यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा 0 आ जाए, जो ये नीचे वाली इक्वेशंस हैं। अगर इनमें 0 आ जाएंगी तो यहाँ से z की वैल्यू निकालनी ईजी हो जाएगी, फिर हम y प्लस जेड में वो वैल्यू रख देंगे तो y की वैल्यू निकल आएगी, y z की वैल्यू होगी तो हम वहाँ से x की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, क्योंकि हमने इसको सोल्व करना है। तो हमने यहाँ पे R2 पे ऑपरेशन लगा दिया कि R2 - 3R1, क्योंकि 3 - 3 0 होता है। R2 - 3R1 तो 3 - 3 0, -1 -6 -7, 2 + 3 5 और 1 - 9 - 8 हो जाएगा। अब हमने थर्ड रो पे लगा दिया कि R3 - 2R1, 2 - 2 0 होता है तो यहाँ पे भी हमारा 0 आ जाएगा। R3 - 2R1, यहाँ पे हमारा 0 आ जाएगा, यहाँ -6 आ जाएगा, यहाँ 5 और यहाँ आ जाएगा -4। जो भी ऑपरेशन लगाएंगे वो हम इस तरफ भी लगाएंगे और यहाँ पे भी लगाएंगे। अब हमारी जो R2 है रो 2, यहाँ पे -7 बन रहा। अगर हम इसको 1 बना ले तो इजी रहेगा हमारे लिए सम, तो इसको हमने -1/7 से मल्टीप्लाई कर दिया R2 को, तो यहाँ से आ गया 0 1 -5/7 और 8/7, ये हमारी R2 की वैल्यू आ गई। अब हम R3 को देखेंगे। R3 में क्या है, यहाँ पे -6 है, -6 + 6 क्या होता है 0, ये यहाँ पे 0 बन जाएगा, तो यहाँ से हम z की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ से हमने ऑपरेशन लगा दिया कि R3 + 6 R2, -6 + 6 0, 5 - 30/7 सोल्व किया तो 5/7, -4 + 48/7 इसको हमने सोल्व किया तो हमारा यहाँ से आ गया 20/7। अब यहाँ से हम x की मल्टीप्लाई 0 के साथ की 0,
वाई की मल्टीप्लाई 0 के साथ की 0, जेड की मल्टीप्लाई 5/7 के साथ की तो 5/7 जेड किसके इक्वल आ गया हमारा 20/7 से, वहाँ से हम जेड की वैल्यू निकाल लेंगे। पहले हम इसके रैंक को देखेंगे। इसकी रैंक जो फर्स्ट मैट्रिक्स है इसकी रैंक कितनी है पी। रैंक कैसे निकालते थे? नॉर्मल फॉर्म में अगर मैट्रिक्स हो तो हम उसकी कैसे रैंक निकालते थे? नॉर्मल नहीं, ये तो किस फॉर्म में हो गई? रो इकोलन फॉर्म में हो गई। फर्स्ट लीडिंग एलिमेंट 1 है और नीचे से भी 0 है, तो ये रो इकोलन फॉर्म में है। तो अब हम इसकी रैंक देखेंगे। रैंक क्या थी? नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज। नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितनी है? ए मैट्रिक्स में देखेंगे हम पहले, ए ऑगमेंटेड बी में नहीं देखेंगे, पहले हम बस ए मैट्रिक्स में देखेंगे। तो यहाँ पे नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितनी है? 3, तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए कितनी हो गई? 3। अब हम ए ऑगमेंटेड बी में देखेंगे कि नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज यहाँ पे भी कितनी है? 3 है, तो हमारी ये रैंक तो इक्वल हो गई। और नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने थे इसमें? एक्स वाई जेड, तो वेरिएबल्स भी हमारे 3 थे। वेरिएबल्स रैंक के इक्वल आ गए, तो इसका मतलब क्या है? यूनिक सॉल्यूशन होगा। सिस्टम क्या है? कंसिस्टेंट और यूनिक सॉल्यूशन होगा। अब यूनिक सॉल्यूशन होगा, जैसे मैंने बताया था, एक्स की वैल्यू 0 के, एक्स की मल्टीप्लाई 0 के साथ कर दी, प्लस वाई की मल्टीप्लाई 0 के साथ, प्लस जेड की मल्टीप्लाई 5/7 के साथ इक्वल टू 20/7। यहाँ से हमारी जेड की वैल्यू कितनी आ गई? 4 आ गई। हमारी z की वैल्यू यहाँ से 4 आ गई। अब जो हमारा फर्स्ट बन रही है x + 2y - z = 3, उस और एक बन रही है हमारी सेकंड रो की हेल्प से y - 5z/7 = 8/7। अब हम इसमें z की वैल्यू रख देंगे, तो यहाँ से हमारी y की वैल्यू आ जाएगी 4। y की वैल्यू आ गई हमारे पास, z की वैल्यू आ गई। अब हम x की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं। इस इक्वेशन में हम y और z की वैल्यू को रख देंगे, तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू हो जाएगी -1। हमें इसको सोल्व करना था, तो क्या आ गई? x = -1, y = 4 और z = 4। नेक्स्ट इसी क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट है, शो दैट द इक्वेशंस आर नॉट कंसिस्टेंट। इसमें हमें नॉट कंसिस्टेंट बताना, मतलब कि वो क्या होगी? इनकंसिस्टेंट होगी। इनकंसिस्टेंट कब होती है? जब रैंक ऑफ मैट्रिक्स से नॉट इक्वल टू होती है रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए ऑगमेंटेड बी। पहले हम ए मैट्रिक्स लिखेंगे जो कि हो जाएगी x + y + z = -3। इन तीनों इक्वेशंस का यूज करके हम ए मैट्रिक्स को लिखेंगे। एक्स मैट्रिक्स, इसमें जितने भी वेरिएबल्स हैं 3 वेरिएबल्स है x y z। बी मैट्रिक्स लिखेंगे -3 -2 और 7। अब हम ए ऑगमेंटेड बी लिखेंगे और ए और बी को हम इकट्ठा लिखेंगे। फिर हम इस पे ऑपरेशन लगाएंगे और इसको रो इकोलन फॉर्म में लेके आएंगे। रो इकोलन फॉर्म में हमने ऑपरेशंस का यूज़ करके इसको ले आया। आप इसको 7th चैप्टर में पढ़ चुके हैं, तो इसलिए मैं आपको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, सिर्फ हिंट दे रही हूँ कि इसमें आपको करना क्या है। यहाँ से जो हमारी रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए है हम उसको देखेंगे। ए मैट्रिक्स की रैंक यहाँ पे कितनी बन रही है? रैंक क्या थी? नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज। नॉन जीरो रोज यहाँ पे कितनी है? 2 है, तो यहाँ से ए मैट्रिक्स की रैंक कितनी हो गई? 2 हो गई। अब हम ए ऑगमेंटेड बी की देखेंगे रैंक कितनी बन रही है। इसमें नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितनी बन रही है? 3 बन रही है, क्योंकि यहाँ पे 0 होता तभी तो ये 2 रैंक बनती, लेकिन यहाँ पे तो 20, मतलब ये रो भी नॉन जीरो, तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रो यहाँ पे कितनी है? 3। यहाँ पे एक बात जो हम ध्यान दे सकते हैं कि क्या है? रैंक ऑफ ए की रैंक तो 2 है, लेकिन ए ऑगमेंटेड बी की रैंक 3 है। ये रैंक्स इक्वल नहीं है, तो ये सिस्टम क्या होगा? इनकंसिस्टेंट सिस्टम होगा। हमने यही शो करना था कि सिस्टम इनकंसिस्टेंट है, और अगर सिस्टम इनकंसिस्टेंट होता है तो हम उन इक्वेशंस को सोल्व नहीं कर सकते, क्योंकि इनकंसिस्टेंट सिस्टम में नो सॉल्यूशन होते हैं। नेक्स्ट हमारा सेकंड सम है, अप्लाई द टेस्ट ऑफ रैंक टू एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। यहाँ पे हमें 3 इक्वेशन गिवन है, हमें टेस्ट ऑफ रैंक को अप्लाई करना है, मतलब कि वहीं देखना है कि रैंक इक्वल आ रही है या नहीं आ रही है, और बताना है कि क्या ये इक्वेशन ऑफ सिस्टम कंसिस्टेंट है। तो इसके लिए हम ए मैट्रिक्स को लिखेंगे, एक्स को लिखेंगे, बी को लिखेंगे। ए ऑगमेंटेड बी को लिखना है हमें, तो ए ऑगमेंटेड बी को हम यहाँ से निकाल लेंगे। ए ऑगमेंटेड बी हमारा मतलब ए और बी मैट्रिक्स को हम इकट्ठा रखेंगे, फिर हम ऑपरेशंस का यूज़ करके इसको रो इकोलन फॉर्म में लेके आएंगे। आप इसको कॉलम इकोलन फॉर्म में भी नहीं, ये रो इकोलन से ही सोल्व होगा, नॉर्मल फॉर्म में इसको लेके आएंगे नहीं, रो इकोलन से ही ये सोल्व होता दिख रहा है मुझे, तो आप इसमें रो इकोलन फॉर्म का यूज़ करेंगे। रो इकोलन फॉर्म आप यहाँ पे बनाएंगे।
रो कॉलम फॉर्म बनाएंगे तो यहाँ से आप क्या देख रहे हैं, जो ए मैट्रिक्स की रैंक आ रही है वो कितनी आ रही है 2, लेकिन ए ऑगमेंटेड बी की रैंक कितनी आ रही है, वो भी 2 आ रही है, क्योंकि नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज यहाँ पे कितनी है 2 है। दोनों रैंक इक्वल है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि नंबर ऑफ वेरिएबल्स 3 थे लेकिन रैंक हमारी 2 आ रही है, 3 से लेस आ रही है, तो इसका मतलब यहाँ पे कितने सोल्यूशंस होंगे, इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे। ये सिस्टम तो कंसिस्टेंट है लेकिन सोल्यूशंस कितने होंगे, इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे। यहाँ से हम z की वैल्यू कैसे निकालें, x की 0 के साथ मल्टीप्लाई की 0 प्लस y की 0 के साथ मल्टीप्लाई की 0 प्लस z की 0 के साथ मल्टीप्लाई की 0। तो यहाँ पे हम z को k मान लेंगे। हम मान लेंगे कि z कोई भी वेरिएबल k है, z की कोई भी वैल्यू k है जो कि एक कांस्टेंट टर्म है। अब हम x की मल्टीप्लाई 1 के साथ की प्लस y की मल्टीप्लाई 1 के साथ की प्लस z की मल्टीप्लाई 1 के साथ की, तो x प्लस y प्लस z हमारा किसके इक्वल है, यहाँ से 6 के इक्वल है। x की मल्टीप्लाई 0 के साथ की तो 0 प्लस y की मल्टीप्लाई 1 के साथ की y प्लस z की मल्टीप्लाई 2 के साथ की 2z, यहाँ से हमारा y प्लस 2z 8 के इक्वल आ गया। z को हम k मानेंगे, k कोई भी कॉन्स्टेंट टर्म होगी, तो z को हमने k मान लिया। इस वैल्यू को हम यहाँ पे रखेंगे, वही यहाँ से हम y की वैल्यू निकाल लेंगे। हमारी y की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 8 माइनस 2k। हमारे पास z की वैल्यू हो गई, y की वैल्यू हो गई, तो अब हम इसमें x को रखेंगे, x वाली इक्वेशन में इसको रखेंगे, तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू बन जाएगी k माइनस 2। तो x की वैल्यू कितनी है k माइनस 2, y की वैल्यू 8 माइनस 2k और z की वैल्यू कितनी है k। जब भी इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे तो हम z को कोई ना कोई टर्म मानेंगे। हम y को भी मान सकते हैं, x को भी मान सकते हैं या फिर z को भी मान सकते हैं, लेकिन z को मानने में हमें ईजी रहता है तो इसलिए मैंने यहाँ पे z को माना है। नेक्स्ट है थर्ड सम, चेक द कंसिस्टेंसी। इसमें भी हमें कंसिस्टेंसी को चेक करना है और सॉल्यूशन सेट निकालना है कि क्या सॉल्यूशन होगा इसका। तो सेम इसी तरीके से हम ए ऑगमेंटेड बी लिखेंगे, रो ऑपरेशंस का यूज करेंगे, इसको रो कॉलम फॉर्म में लेके आएंगे, इसकी रैंक का टेस्ट करेंगे। जो इसकी रैंक है ए मैट्रिक्स की रैंक यहाँ पे कितनी बन रही है 3, और ए ऑगमेंटेड बी की भी रैंक कितनी बन रही है 3, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ रोज दोनों में क्या है, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज 3 है। लेकिन यहाँ पे वेरिएबल्स कितने थे, 4 थे। वेरिएबल्स हमारे कितने थे, 4 थे या 3 थे, वेरिएबल्स हमारे 3 थे और 3 ही हमारी रैंक आ गई। तो यहाँ से जो रैंक है वो नंबर ऑफ वेरिएबल्स के इक्वल आ गई, तो हमारा सॉल्यूशन क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। x की 0 के साथ मल्टीप्लाई की 0 प्लस y की 0 के साथ मल्टीप्लाई की 0 प्लस z की 1 के साथ मल्टीप्लाई की z, यहाँ से हमारी z की वैल्यू कितनी आ गई 4। अब हम सेकेंड रो का यूज करके ऐसे ही इक्वेशन बनाएंगे, x की 0 के साथ मल्टीप्लाई 0 प्लस y की 1 के साथ मल्टीप्लाई y प्लस z की -5/7 के साथ मल्टीप्लाई -5/7 z इक्वल टू 8/7। तो y -5/7 z हमारा 8/7 के इक्वल हो गया। यहाँ से हम z की वैल्यू पुट कर देंगे इसमें, तो y की हम वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4। और ऐसे ही हम एक इक्वेशन फर्स्ट रो का यूज करके बनाएंगे जो हमारी आएगी x + 2y - z इक्वल टू 3। यहाँ पे हम y और z की वैल्यू को पुट कर देंगे तो हमारी सॉल्यूशंस आ जाएंगे, x की वैल्यू हो जाएगी -1, y की 4 और z की 4। ऐसे ही हमारा सेकंड सम है, ए ऑगमेंटेड बी को लिखेंगे, ऑपरेशंस का यूज करके इसको रो इक्वल फॉर्म में लेके आएंगे। रो इक्वल फॉर्म में लाने के बाद हम टेस्ट ऑफ रैंक का यूज करेंगे। टेस्ट ऑफ रैंक दोनों की रैंक क्या आ रही है 2 आ रही है, लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ वेरिएबल्स 3 है, लेस है, तो इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे, इसलिए हम z को k मान लेंगे। इक्वेशंस में रख के y की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर y और z की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी तो हम x की वैल्यू निकाल लेंगे जो उसका सोल्यूशन सेट हो जाएगा। ऐसे ही हमारा थर्ड सम है, थर्ड सम में भी हम ए ऑगमेंटेड बी लिखेंगे। आप इनको इजीली कर सकते हैं और अगर आपको नहीं आते तो आप कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपके कमेंट का जवाब जरूर दूंगी। नेक्स्ट हमारा फोर्थ सम है, डिस्कस द कंसिस्टेंसी ऑफ द इक्वेशन, फाइंड द सॉल्यूशन सेट। ये भी इसी तरीके का सम है, ये भी बिल्कुल इसी तरीके का सम है, लेकिन यहाँ पे हमने ए और बी बनाने वक्त ए और बी मैट्रिक्स को लिखते वक्त थोड़ा सा ध्यान देना है। यहाँ पे क्या है x y z t 4 वेरिएबल्स गिवन है, लेकिन कुछ मैट्रिक्स में 3 वेरिएबल्स गिवन है। तो जहाँ पे हम जैसे ए मैट्रिक्स लिखेंगे तो x का कोफिशिएंट 1, y का कोफिशिएंट 2, z का 3, 4, t का है। तो अब हम इसके नीचे लिखेंगे
2 3 4। यहाँ पे टी का कोफिशिएंट तो हमें गिवन ही नहीं है, तो टी का कोफिशिएंट हम 0 लिख देंगे और -1 इस तरफ जाके 1 हो जाएगा, ये हम बी मैट्रिक्स में ले लेंगे। यहाँ पे हमारे पास x का कोफिशिएंट है 3, y का 4 है, z का नहीं है, तो z का कोफिशिएंट हम कितना लेंगे, 0 लेंगे। यहाँ पे x का कोफिशिएंट 4 है लेकिन y का नहीं है, तो y का हम 0 लेंगे। तो यहाँ से हमने a बिल्ड कर लिया और b हमारा हो गया 0 1 2 3। सेम हम a ऑगमेंटेड b ऑपरेशंस का यूज़ करके इसको रो इकोलन फॉर्म में लेके आएंगे। फिर हम इसकी कंसिस्टेंसी को चेक करेंगे, जो कि ये सिस्टम क्या होगा, कंसिस्टेंट हो गया, क्योंकि यहाँ पे ये सिस्टम क्या होगा, हमारा कंसिस्टेंट होगा, क्योंकि यहाँ पे जो रैंक होगी ए मैट्रिक्स की वो भी 4 होगी और जो ए ऑगमेंटेड बी की होगी वो भी 4 होगी। रैंक इक्वल है तो और नंबर ऑफ वेरिएबल्स के इक्वल है, तो ये कंसिस्टेंट होगा। यहाँ से हम 5 जेड को -5 के इक्वल रख देंगे, जेड की वैल्यू निकाल लेंगे। फिर सेकेंड रो का यूज़ करके हम वाई की वैल्यू निकाल लेंगे। जो इक्वेशन बनेगी थर्ड रो में एक्स वाई जेड में इक्वेशन वाई जेड टी में इक्वेशन बनेगी, तो वहाँ से हम टी की निकाल लेंगे। ऐसे ही हम इसको सोल्व करते जाएंगे, एक्स वाई जेड और टी की हमारी वैल्यू आ जाएंगी। नेक्स्ट हमारा 5th सम है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा विल द इक्वेशंस फेल टू हैव ए यूनिक सॉल्यूशन, विल द इक्वेशन हैव एनी सॉल्यूशन फॉर दिस। हमें ये मैट्रिक्स दी गई है, पहले हम इसकी हेल्प से ए ऑगमेंटेड बी मैट्रिक्स को बनाएंगे, फिर हम देखेंगे कि यूनिक सॉल्यूशन में ये कब फेल होगा। ए ऑगमेंटेड बी मैट्रिक्स हमने बना ली, जो बन रही है 3 - 1 लैम्डा 1। ये हमारी फर्स्ट रो बन रही है, सेकंड रो बन रही है 2 1 1 2 और थर्ड रो बन रही है 1 2 माइनस लैम्डा -1। हमने R3 और R1 को चेंज कर लिया, क्योंकि हमें रो कॉलम फॉर्म में लेकर आना, तो लीडिंग एलिमेंट हमारा 1 आना चाहिए, यहाँ पे 3 है। इसको हमने यहाँ पे चेंज कर लिया R1 को R3 से। फिर हमने ऑपरेशंस लगा दिए इसको रो इकोलन फॉर्म में लाने के लिए। ऑपरेशंस लगाए हमने, फर्स्ट ऑपरेशन लगाया R2 - 2 R1, R2 पे लगा दिया और R3 पे लगा दिया R3 - 3 R1। फिर हमने R2 को -1/3 से मल्टीप्लाई कर दिया और R3 को हमने -1/7 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास ये मैट्रिक्स आ गई। यहाँ पे हम टेस्ट करेंगे रैंक का, तो क्या बोल रखा है इसने, विल फेल टू हैव ए यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन कब होता है, जब रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए किसके इक्वल होती है, रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए ऑगमेंटेड बी की। फेल करना है हमें यूनिक सॉल्यूशन, मतलब हमारा यूनिक सॉल्यूशन नहीं आना चाहिए। यूनिक सॉल्यूशन नहीं आना चाहिए तो सिस्टम क्या होगा, इनकंसिस्टेंट होगा। और इनकंसिस्टेंट सिस्टम कब होता है, जब रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए नॉट इक्वल टू होती है रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए ऑगमेंटेड बी के। तो यहाँ पे ए मैट्रिक्स की रैंक हमारी कितनी है, इसको हमने नोट बनाना है। मतलब कि यहाँ पे जो अगर हम ए की रैंक 2 बना दें और जो हमारी ए ऑगमेंटेड बी की रैंक 3 रहेगी, तो 2 नॉट इक्वल टू 3 हो जाएगा, तो सिस्टम इनकंसिस्टेंट हो जाएगा और यूनिक सॉल्यूशन हमारा फेल हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा ये एलिमेंट आया 7 + 2 λ/21, इसको हमने 0 के इक्वल रख दिया, तो हमारी लैम्डा की वैल्यू आ गई -7/2। अब हम इसमें लैम्डा की वैल्यू अगर -7/2 रख देंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा और रैंक ए मैट्रिक्स की रैंक 2 हो जाएगी, ए ऑगमेंटेड बी की रैंक हमारी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी और ये सिस्टम इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, तो यूनिक सॉल्यूशन हमारा फेल हो जाएगा। किस वैल्यू के लिए यूनिक सॉल्यूशन फेल हो रहा है, लैम्डा की वैल्यू -7/2 के लिए। नेक्स्ट है, यूज द टेस्ट ऑफ रैंक टू शो द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। इसमें हमें इनकंसिस्टेंट शो करना है, सेम पहले वाले सम्स की तरह ए ऑगमेंटेड बी निकालेंगे, फिर हम रैंक को चेक करेंगे। यहाँ पे ए मैट्रिक्स की रैंक 3 बनेगी और ए ऑगमेंटेड बी की 4 बनेगी, तो यहाँ से सिस्टम क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। हमें इसको इनकंसिस्टेंट ही शो करना था। नेक्स्ट हमारा 7th सम है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा इज द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। इसके 3 पार्ट दिए गए हैं कि किस लैम्डा की किस वैल्यू के लिए यहाँ पे, लैम्डा और म्यू की किस वैल्यू के लिए यहाँ पे नो सॉल्यूशन होगा, किसके लिए यूनिक सॉल्यूशन होगा और किसके लिए इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। इसके लिए हम पहले ए ऑगमेंटेड बी को निकालेंगे
ऑपरेशंस का यूज़ करके इसको कॉलम इक्वल फॉर्म में लेके आएंगे। हमने ऑपरेशन लगा दिया R2 पे R2 माइनस R1, क्योंकि हमें यहाँ पे 0 बनाना है, और R3 पे भी लगा दिया R3 माइनस R1। ऑपरेशन लगाने के बाद हमारे पास ए ऑगमेंटेड बी की फर्स्ट रो आ गई 1 1 1 6, और सेकंड रो आ गई 0 1 2 4, थर्ड रो आ गई 0 0 लैम्डा माइनस 3 म्यू माइनस 10। अब हम फर्स्ट पार्ट देखेंगे, नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन कब होता है? जब सिस्टम क्या होता है? इनकंसिस्टेंट। सिस्टम इनकंसिस्टेंट होता है। सिस्टम हमारा इनकंसिस्टेंट कब होगा? जब रैंक ऑफ ए किसके नॉट इक्वल होगी? रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी के। अगर हमें यहाँ पे रैंक को नॉट इक्वल बनाना है, तो अगर हमने यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू 3 रख दी, तो 3 माइनस 3 0, 3 माइनस 3 यहाँ से 0 हो जाएगा, तो हमारी ए मैट्रिक्स की रैंक कितनी हो जाएगी? 2। और अगर हमने यहाँ पे म्यू को 10 नहीं रखा, 10 के अलावा और कोई भी नंबर रख लिया, तो 11 माइनस 12, 12 माइनस 10 ऐसे लिख लिया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? नॉन जीरो आ जाएगा। हम 10 क्यों नहीं रख रहे? क्योंकि 10 ले लिया तो यहाँ पे 0 आ जाएगा और रैंक हमारी इक्वल हो जाएगी। हमने रैंक इक्वल नहीं बनानी, तो लैम्डा को हम नॉट इक्वल टू 10 ले लेंगे, लैम्डा को हम 3 ले लेंगे, म्यू को नॉट इक्वल टू 10 ले लेंगे, तो हमारा नो सोल्यूशन एग्जिस्ट कर जाएगा, क्योंकि रैंक ऑफ ए 2 बन जाएगी और रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी हमारी 3 बन जाएगी, जो कि इक्वल नहीं है, तो सिस्टम इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा सेकेंड पार्ट है, यूनिक सॉल्यूशन कब होगा? यूनिक सॉल्यूशन कब होता है? जब रैंक किसके इक्वल होती है? नंबर ऑफ वेरिएबल्स के इक्वल होती है। नंबर ऑफ वेरिएबल्स इसमें 3 है, तो रैंक हमारी 3 आनी चाहिए। रैंक हमने ए की रैंक 3 लेके आनी है, तो लैम्डा की जगह हम 3 नहीं रखेंगे और कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, क्योंकि 3 रख दिया तो ये 0 आ जाएगा और ए की रैंक हमारी 2 बन जाएगी, तो लैम्डा हो जाएगा नॉट इक्वल टू 3। यहाँ पे म्यू को हम 10 रख सकते हैं, क्योंकि म्यू को हमने यहाँ पे 10 रख दिया तो ये 0 बन गया, लेकिन यहाँ पे तो हमारे पास 3 है ना। इस रो में एक एलिमेंट तो हमारा ऐसा है जो नॉन जीरो है, तो ए ऑगमेंटेड बी की क्या रैंक हो जाएगी? 3 हो जाएगी, ये नॉन जीरो रो हो जाएगी, तो यहाँ पे हम म्यू को 10 रख सकते हैं और लैम्डा को हम 3 रखेंगे। यहाँ पे लैम्डा को हम क्या रखेंगे? 3 नहीं रखेंगे, यहाँ पे हम लैम्डा नॉट इक्वल टू 3 होगा और म्यू कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होगा। लैम्डा हमारे यहाँ पे क्या होगा? नॉट इक्वल टू 3 होगा। नेक्स्ट है इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। इनफाइनाइट कब होते हैं? जब रैंक किससे कम हो? नंबर ऑफ वेरिएबल से। नंबर ऑफ वेरिएबल हमारे यहाँ पे कितनी है? 3 है, तो 3 से लेस कितनी होगी? 2 रैंक होगी। 3 से लेस हमने रैंक बनानी है, तो मतलब इसको हमें 0 बनाना, तो लैम्डा की वैल्यू हमने 3 पुट कर दी, म्यू की वैल्यू 10 पुट कर दी, तो ए की रैंक भी हमारी कितनी आ गई? 2, और ए ऑगमेंटेड बी की भी 2 आ गई, लेकिन ये नंबर ऑफ वेरिएबल्स से लेस आ जाएगी, तो यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बन जाएंगे। नेक्स्ट हमारा 8th सम है, सोल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। यहाँ पे हमने क्या सोल्व करना है? कंसीडरिंग स्पेशली यहाँ पे हम लैम्डा की वैल्यू को पहले 2 पुट कर लेंगे। यहाँ पे 2 पुट कर लिया, 2x हो जाएगा और यहाँ पे 2z हो जाएगा, यहाँ पे 4y हो जाएगा। फिर हम a ऑगमेंटेड b निकालेंगे, इसको रो इक्वल फॉर्म में लेके आएंगे, वहाँ से हम टेस्ट ऑफ रैंक को अप्लाई करेंगे। जो टेस्ट ऑफ रैंक को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, यहाँ से क्या हो जाएगा? वो नंबर ऑफ वेरिएबल्स से लेस हो जाएगी। जो ए की रैंक होगी वो भी 2 होगी, ए ऑगमेंटेड बी की भी 2 होगी, लेकिन नंबर ऑफ वेरिएबल्स इसमें 3 हैं, इससे कम हो जाएगी, तो यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बनेंगे। जेड को हम के मान लेंगे, वाई की वैल्यू हम सेकंड रो में से निकाल लेंगे और फर्स्ट रो का यूज़ करके जो इक्वेशन बनेगी वहाँ से हम एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। तो हमारी एक्स की वैल्यू हो जाएगी 1/2 माइनस के, वाई की वैल्यू के, z की 0। हम यहाँ पे y की वैल्यू को भी मान सकते हैं और z की वैल्यू को भी मान सकते हैं, यहाँ पे डिपेंड करता है, ये मैंने पहले वाले सम में भी बताया था। नेक्स्ट है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ a एंड b द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। ये सेम 7 सम की तरह है, वहाँ पे लैम्डा और म्यू गिवन थे, यहाँ पे a और b गिवन है। तो हम पहले ए ऑगमेंटेड बी लिखेंगे, मैट्रिक्स पे क्या करेंगे? ऑपरेशंस लगाएंगे, इनको रो इक्वल फॉर्म में लेके आएंगे। ऑपरेशन लगा दिया हमने R2 पे R2 माइनस R1, R3 पे लगा दिया R3 माइनस R1। ऑपरेशंस लगाने के बाद हमारे पास मैट्रिक्स आ रही हैं ए ऑगमेंटेड बी, वो क्या आ रही हैं? R3 में से हम R2 को माइनस भी तो करेंगे, तो यहाँ से 1 की जगह हमारा 0 आएगा, 1 की जगह हमारा यहाँ पे 0 आ जाएगा। ये ऑपरेशन भी तो लगाया हमने R3 माइनस R2।
यहाँ से हमारा ये आ गया। अब नो सॉल्यूशन लेके आना। नो सॉल्यूशन मतलब सिस्टम इनकंसिस्टेंट। सिस्टम इनकंसिस्टेंट कब था? जब रैंक हमारी इक्वल नहीं थी। तो हम ए की रैंक को 2 बना देते हैं और ए ऑगमेंटेड बी की रैंक को 3 बना देते हैं, तो रैंक इक्वल नहीं होगी। ए की रैंक 2 कब बनेगी? जब यहाँ पे 0 बनेगा। यहाँ पे 0 कब बनेगा? जब हम ए की वैल्यू को 1 रख देंगे। ए की वैल्यू मान लिया हमने यहाँ पे 1 रख दी, तो -5 + 5 0। रैंक ऑफ ए यहाँ से कितनी बन जाएगी? 2 बन जाएगी। लेकिन यहाँ पे अगर हम रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी निकाले वो तो हमें 3 लेके आनी पड़ेगी, क्योंकि इनकंसिस्टेंट बनाना है तो हमें रैंक को नॉट इक्वल दर्शाना पड़ेगा। तो यहाँ से हम क्या नहीं रखेंगे? इसकी जगह बी की जगह हम 1/2 नहीं रखेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे 1/2 रख दिया तो यहाँ पे 0 बन जाएगा। तो बी क्या हो जाएगी? एनी वैल्यू एक्सेप्ट 1/2 और ए की वैल्यू हो जाएगी 1। नेक्स्ट है यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन कब था? जब दोनों की रैंक इक्वल हो। किसके? नंबर ऑफ वेरिएबल्स के। नंबर ऑफ वेरिएबल्स यहाँ पे 3 है, तो रैंक हमने 3 लेके आनी है। रैंक 3 लेके आनी है तो हम यहाँ पे ए को क्या रखेंगे? 1 के इक्वल नहीं रखेंगे, क्योंकि 1 के इक्वल हमें यहाँ पे रख दिया तो ये 0 बन जाएगा और ए की रैंक कितनी हो जाएगी? 2। लेकिन ए की रैंक तो हमने यहाँ पे 3 लेके आनी है, तो ए हो जाएगा नॉट इक्वल टू 1 और बी एनी वैल्यू हो सकती है, क्योंकि अगर b यहाँ से 0 बन भी जाता है तो भी हमारे पास एटलीस्ट 1 एलिमेंट तो नॉन जीरो होगा। ए ऑगमेंटेड b की वैल्यू तो तब भी कितनी होगी? 3 होगी उसकी रैंक। और अगर b 0 नहीं बनता तो भी हमारी रैंक 3 होगी। तो इसलिए b पे ये डिपेंड नहीं करता, b कोई भी रियल नंबर हो सकता है। नेक्स्ट बताना हमने इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस के लिए a और b की वैल्यू कितनी होगी। इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब होते हैं? जब सिस्टम तो क्या होता है? कंसिस्टेंट होता है, लेकिन रैंक होती है जो ए और ए ऑगमेंटेड बी की, वो नंबर ऑफ वेरिएबल्स से लेस होती है। नंबर ऑफ वेरिएबल्स इसमें 3 है। नंबर ऑफ वेरिएबल्स से लेस लेके आनी तो हमारी रैंक कितनी होगी? 2 होगी। 2 हमने रैंक बनानी है तो हम ए की जगह 1 रख देंगे, बी की जगह 1/2, ये हमारे 0 बन जाएंगे, तो ए की रैंक भी 2 हो जाएगी, ए ऑगमेंटेड बी की रैंक भी 2 हो जाएगी। यहाँ से ए की वैल्यू 1 हो जाएगी, बी की 1/2। नेक्स्ट हमारा 10th सम है। इस एक्सरसाइज का ये लास्ट सम है। For what value of lambda does the system has no solution, unique solution or more than one solution? पहले हमने a ऑगमेंटेड b को लिख लिया, फिर हमने क्या किया? ऑपरेशंस का यूज किया, इसको हम रो इकोलन फॉर्म में ले आए। रो इकोलन फॉर्म में ये मैट्रिक्स हमारे पास ये आ गई। पहला है नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन कब होगा? जब रैंक नॉट इक्वल होंगी। नॉट इक्वल होंगी तो हम ए की रैंक को 2 दिखा देंगे और ए ऑगमेंटेड की बी की रैंक कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी, तो वो नॉट इक्वल हो जाएगी। तो ये रैंक 2 दिखानी, तो लैम्डा की वैल्यू हमने यहाँ पे 1 रख दी, तो 1 - 1 0। ए की रैंक यहाँ से 2 हो जाएगी, तो लैम्डा यहाँ से कितना हो जाएगा? 1। और यहाँ पे ये 1/5 है, तो ए ऑगमेंटेड बी हमारा कितना हो जाएगा? 3 रैंक का हो जाएगा। नेक्स्ट है यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन कब होता है? जब रैंक इक्वल होती है नंबर ऑफ वेरिएबल्स के। नंबर ऑफ वेरिएबल्स इसमें कितने हैं? 3 है, तो रैंक हमने 3 बनानी है। एक की रैंक हमने यहाँ पे 3 बनानी है, तो लैम्डा को हम नॉट इक्वल टू 1 रखेंगे। इसका थर्ड पार्ट है कि मोर देन 1 सॉल्यूशन। एक से ज़्यादा सॉल्यूशन मतलब कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब होते हैं? जब जो रैंक होती है ए और ए ऑगमेंटेड बी की, वो नंबर ऑफ वेरिएबल्स से लेस होती है। यहाँ पे नंबर ऑफ वेरिएबल्स हमारे 3 हैं, एक्स वाई और जेड, तो इससे लेस होगी, तो मतलब 2 होगी वो रैंक। इससे लेस लेके आनी है हमें वो रैंक, तो हम यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू कितनी रख देंगे? 1 रख देंगे, तो ये 0 हो जाएगा। यहाँ पे ए की रैंक तो 2 आ गई, लेकिन हम ए ऑगमेंटेड बी की रैंक को तो 2 बना ही नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे लैम्डा पे ये डिपेंड ही नहीं करता। ये 1/5 है, 1/5 को हम 0 बना ही नहीं सकते, ये इम्पॉसिबल है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि इट इज़ नॉट पॉसिबल। यहाँ पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन पॉसिबल ही नहीं है। तो हमारी यहाँ पे 8.1 एक्सरसाइज खत्म होती है। कल हम एक्सरसाइज 8.2 के इंट्रोडक्शन को पढ़ेंगे और एक्सरसाइज 8.2 को कम्प्लीटली कवर करेंगे, जो कि इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज होगी। ये चैप्टर आपका छोटा सा ही चैप्टर था, जिसमें केवल 2 ही एक्सरसाइज है।